नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये उनके अपने अनुभवों पर आधारित है, जहां वो अपने दो पिताओं की सोच का फर्क बताते हैं। एक तरफ उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे, मेहनती, पर हमेशा पैसों की तंगी में। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिन्होंने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया, पर वो पैसे का खेल समझते थे और बहुत सफल भी हुए। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस किताब से जो वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल फ्रीडम और धन बनाने, वेल्थ क्रिएशन के सिद्धांत निकलते हैं, उनको जरा समझें। देखें कि ये हमारी सोच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये विरोधाभास ही अपने आप में काफी कुछ सिखाता है ना। सही बात है। तो चलिए इसी दिलचस्प विरोधाभास और इससे निकलने वाले सबक को खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा क्या कहते हैं चौंकाती है, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हम सब तो यही सीखते आए हैं कि भाई मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। इसका असल मतलब क्या है? क्या वो काम नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, शायद ज्यादा ही करते हो। पर उनका जो मेन फोकस होता है ना, वो सिर्फ महीने की तनख्वाह या सैलरी पर नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा वो लगाते हैं संपत्ति यानी एसेट्स बनाने में। एसेट्स, ठीक है। ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाएं, तब भी जब वो खुद एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। इसी को कहते हैं निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, उनका पैसा उनके लिए एक तरह से एम्प्लॉय बन जाता है। जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो खुद पैसे के एम्प्लॉय बने रहते हैं, अपना टाइम, अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं। रिच डैड का यही फंडा था कि भाई ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले और इनकम देते रहे। लेकिन ये शिफ्ट कैसे आता है? क्योंकि शुरू में तो शायद हर किसी को पैसे के लिए ही काम करना पड़ता है ना? घर चलाना है, जरूरतें हैं। कोई एकदम से एसेट बनाना कैसे शुरू कर दे? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। कियोसाकी खुद भी कहते हैं कि भाई शुरू में तो उन्होंने भी पैसे के लिए काम किया, पर फर्क सोच का है, माइंडसेट का है। अच्छा, माइंडसेट का। हाँ, जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तब भी आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि इस कमाई का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही हो, कैसे एसेट बनाने में लगाया जाए। सिर्फ सेविंग नहीं है, उससे आगे। हाँ, बचत से आगे। ये एक्टिवली ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के बारे में है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू करना, या फिर कोई ऐसा स्किल सीखना जिससे भविष्य में एसेट बन सके। रिच डैड की सलाह यही थी कि अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी का सोर्स मत समझो, उसे सीखने का, एक्सपीरियंस लेने का एक प्लेटफॉर्म समझो, ताकि आगे चलकर खुद का कुछ बना सको। एग्जैक्टली। धीरे धीरे गोल ये होता है कि आपके एसेट से जो इनकम आ रही है वो आपके रोज के खर्चों को कवर करने लगे। और यही पर वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाली बात आ जाती है जिस पर किताब में बहुत जोर दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट तो अकाउंटिंग में भी होता है, पर कियोसाकी इसे जरा अलग ढंग से देखते हैं, खासकर घर जैसी चीजों के बारे में। इसे समझना क्यों इतना जरूरी है और रिच डैड के हिसाब से ये है क्या? हाँ, ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ा सा अलग है और यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। रिच डैड की परिभाषा बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, ओके। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस, सिंपल। इतना सिंपल? हाँ, अब इस परिभाषा से देखें तो आपके इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई रियल एस्टेट जिससे किराया आ रहा हो, कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो, ये सब संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये इनकम ला रहे हैं। ठीक है, समझ गया। दूसरी तरफ आपका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या ऐसी महंगी चीजें जिन पर लगातार मेंटेनेंस का खर्चा है और कोई सीधी इनकम नहीं, वो सब देनदारियां हैं, लायबिलिटीज। हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा जो बहस होती है वो घर को लेकर होती है। हाँ, वही मैं सोच रहा था, घर तो एसेट मानते हैं सब। बिल्कुल, पारंपरिक सोच तो यही है कि अपना घर सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर आपका घर आपको किराया नहीं दे रहा और आप उसकी ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस पर लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो वो एक देनदारी हुई, लायबिलिटी। हाँ, अगर आप उसे रेंट पर देते हैं और किराया आपकी कॉस्ट से ज्यादा है,
तब वो एसेट बन सकता है। अच्छा। ये समझना इसलिए क्रूशल है क्योंकि अमीर लोग लगातार एसेट्स जमा करने पर फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास अक्सर अनजाने में लायबिलिटीज जमा करता रहता है, ये सोचकर कि वो एसेट खरीद रहे हैं। ये तो पूरा कैश फ्लो का गेम है पे। पैसा किधर जा रहा है, आपकी तरफ या आपसे दूर? एग्जैक्टली, कैश फ्लो इज किंग। ये घर वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है, क्योंकि समाज में तो घर खरीदना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपना घर खरीदना ही नहीं चाहिए? फिलॉसफी के हिसाब से पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो काफी पैसिव इनकम दे, और फिर उस इनकम से आप चाहो तो घर जैसी लायबिलिटीज खरीद सकते हो। ओके, मतलब पहले कमाई का इंजन बनाओ। हाँ, पहले अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो इतना कमाए कि आपके शौक या बड़ी खरीदारी का बोझ उठा सके, बजाय इसके कि आप अपनी मेहनत की कमाई से सीधे लायबिलिटी खरीदो और फिर सालों तक उसका बोझ ढोते रहो। ये एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, दूर की सोच है। ये सब समझने के लिए लगता है सोच में एक बड़ा बदलाव चाहिए। किताब में एक और मजेदार पॉइंट है, ये कहना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, इसकी जगह ये पूछना कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर क्या वाकई इस एक सवाल से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये छोटा सा बदलाव है ना, ये आपके दिमाग के दरवाजे खोल देता है। जब हम कहते हैं मैं खरीद नहीं सकता, तो हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं, शट डाउन। बात खत्म। हाँ, हार मान ली, बात वहीं खत्म। हम सोचना ही बंद कर देते हैं कि कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन जब हम पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हम अपने दिमाग को एक चैलेंज देते हैं, एक पजल देते हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम ऑप्शंस देखें, क्रिएटिव बने। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, पर ये सवाल पूछने की आदत हमें अपॉर्चुनिटीज देखने, इनकम बढ़ाने के तरीके सोचने, खर्चों को प्रायोरिटाइज करने या मोलभाव करने के नए रास्ते खोजने के लिए मोटिवेट करती है। ये सिर्फ उस एक चीज को खरीदने के बारे में नहीं है, ये एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाने के बारे में है। और ये माइंडसेट तो फिर सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं, जीवन की किसी भी चुनौती पर लागू हो सकता है। ये निराशावाद से आशावाद की तरफ, पैसिविटी से एक्टिविटी की तरफ एक कदम है। और इसी एक्टिविटी से जुड़ा है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग का रास्ता, जिसे किताब कहती है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मेन रास्ता है। साथ ही ये सलाह भी है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए करें। यहाँ किन खास तरह के स्किल सीखने पर जोर है? क्या ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है? रिच डैड ने कुछ खास स्किल्स पर बहुत जोर दिया, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लोगों को समझना, अकाउंटिंग की बेसिक समझ और इन्वेस्टिंग का ज्ञान। सेल्स, कम्युनिकेशन। और यहाँ जो आकर्षक बात है ना, वो ये कि ये स्किल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही नहीं है। हाँ, बिजनेस में तो ये सीधे सक्सेस दिलाते हैं, पर ये लाइफ स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, सेल्स का स्किल सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये अपने आइडियाज को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, नेगोशिएट करना है, लोगों को कन्विंस करना है। हाँ, ये तो है। कम्युनिकेशन स्किल आपको बेहतर रिश्ते बनाने, टीम में काम करने में मदद करता है। लीडरशिप आपको जिम्मेदारी लेना, दूसरों को इंस्पायर करना सिखाता है। और इन्वेस्टिंग का ज्ञान, वो तो आपको अपना पैसा ग्रो करने में मदद करता है, चाहे आप नौकरी ही क्यों ना कर रहे हो। बात तो सही है। रिच डैड का मानना था कि नौकरी करते हुए भी इन स्किल्स को सीखना चाहिए, शायद कम सैलरी वाली जॉब लेकर भी, अगर वहां सीखने को ज्यादा मिल रहा हो। अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, क्योंकि ये स्किल्स ही आपको भविष्य में पैसे के लिए काम करने वाले जाल से निकालकर पैसे से काम करवाने की कैपेबिलिटी देते हैं। ये आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय से आगे बढ़कर एक सिस्टम बनाने वाला या इन्वेस्टर बनने में मदद करते हैं। लेकिन ये रास्ते, खासकर अपना बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्ट करना, ये रिस्की भी तो लगते हैं। किताब में डर की बात भी है, खासकर पैसे खोने का डर और रिस्क लेने की जरूरत पर भी बात हुई है। लोग तो नेचुरली सेफ खेलना चाहते हैं, इस डर का क्या करें? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल सक्सेस और डर का मतलब गहरा नाता है। ज्यादातर लोग पैसे खोने के डर से इतने बंधे होते हैं कि वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखते। सही बात है। वो या तो पैसा बैंक में रखते हैं जहां इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा जाता है, या बहुत ही सेफ कम रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। रिच डैड का मानना था कि रिस्क से भागना असल में सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। रिस्क से भागना ही रिस्क है। हाँ, उनका नजरिया था कि फेलियर जो है
वो सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं, पैसा खोया है, लेकिन उन्होंने इसे हार मानने के बजाय एक सबक की तरह लिया। यहाँ बात हो रही है कैलकुलेटेड रिस्क की, आंख बंद करके कूदने की नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब जानकारी हासिल करना, एनालाइज करना, पॉसिबल आउटकम्स का अंदाजा लगाना और फिर सोच समझ कर कदम उठाना। फाइनेंशियल एजुकेशन यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप जितना ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उतना ही कम वो आपके लिए रिस्की होगा। अच्छा, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और उसके बावजूद आगे बढ़ने का साहस जुटाया जा सकता है। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग डरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, एसेट्स पर फोकस करना, लायबिलिटीज से बचना, कैसे कर सकता हूं वाली सोच अपनाना, जरूरी स्किल्स सीखना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तो क्या यही है रिच डैड की फिलॉसफी का पूरा निचोड़? हाँ बिल्कुल, इन सबको मिला के देखें तो मैसेज एकदम क्लियर है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीरी सिर्फ हार्डवर्क या हाई सैलरी से नहीं आती, ये आती है फाइनेंशियल लिटरेसी से, मतलब पैसे की भाषा समझने से। पैसे की भाषा? हाँ, ये आती है अपनी सोच बदलने से, डर पर काबू पाने से और लगातार ऐसी संपत्तियां बनाने पर फोकस करने से जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का मीटर ये नहीं है कि आप कमाते कितना है, बल्कि ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके टोटल खर्चों से कितनी ज्यादा है। अच्छा, पैसिव इनकम वर्सेस खर्चे। हाँ, जब आपके एसेट्स आपके खर्चों का बोझ उठाने लगते हैं ना, तब आप काम करने या न करने का चुनाव करने के लिए आजाद होते हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि मजबूरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये लाइफ में कंट्रोल और चॉइस होने की बात है। तो आज हमने रिच डैड पुअर डैड के जरिए कुछ बहुत ही दमदार और शायद पारंपरिक सोच से अलग विचारों पर बात की। एसेट और लायबिलिटी की वो सीधी सादी परिभाषा, सोच बदलने की ताकत, नौकरी को सिर्फ नौकरी न समझकर सीखने का मंच समझना और डर के आगे बढ़कर रिस्क लेने का महत्व, ये सब हमें अपने फाइनेंशियल जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो एसेट बनाने का आइडिया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉलेज का हो या अच्छे रिश्तों का, लगातार सीखने और ग्रो करने पर ध्यान देना, डर या अनिश्चितता के बावजूद कदम उठाने का साहस, ये जीवन के हर पहलू में लागू हो सकते हैं। हर पहलू में? बिल्कुल। करियर में आगे बढ़ना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, अपनी हेल्थ सुधारनी हो, ये माइंडसेट हर जगह काम आ सकता है। ये एक तरह से जीवन जीने का एक प्रोएक्टिव और पर्पसफुल तरीका है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब हम अपने रोजमर्रा के फाइनेंशियल फैसले लेते हैं, छोटी मोटी खरीदारी हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो हम अनजाने में किस पिता की सलाह मान रहे होते हैं? रिच डैड की जो एसेट बनाने पर जोर देते हैं, या पुअर डैड की जो शायद सिक्योरिटी और जॉब पर ज्यादा फोकस करते थे? और क्या ये मुमकिन है कि हम आज अभी सचेत रूप से ये चुनाव करें कि भविष्य में किस सोच को अपनाना है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें और शायद ज्यादा आजाद महसूस कर सकें?